आजकल तो वैसे लोग भी अंबेडकर जयंती मना रहे हैं जो दिन रात ये सोचते हैं कि अंबेडकर के विचारों को कैसे दफन कर दिया जाए। एक वकील का काम, एक एकेडमिशियन का काम, एक जर्नलिस्ट का काम सरकार और सत्ता की चाटुकारिता करना नहीं होता है। इफ यू आर अ ट्रू लॉयर, इफ यू आर अ ट्रू एकेडमिशियन, कि कई बार अंतरात्मा की आवाज से जजमेंट लिखे जाते हैं। आई एम नॉट नेमिंग एनीवन। कई बार ईश्वर दिव्य ज्ञान से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजते हैं कि इससे जजमेंट लिखना है। इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? बाबा साहब जब मूर्ति लगती है मैं डर जाता हूं कहीं उनके नींव में उनके विचारों को तो नहीं दफन किया जा रहा है। हर हिस्टोरियन आधा लॉयर है, हर लॉयर आधा हिस्टोरियन है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमारे काम को थोड़ा मुश्किल कर दिया है। शुक्रिया, कोई औपचारिकता नहीं। सम्मानित मंच, दोस्तों, दूसरी बार मैं इस आपके कोर्ट के इस हॉल में हूँ, दूसरी बार। और मुझे लगता है कि 6-7 साल पहले आया था एक बार। अच्छा लगता है, और इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच बोलना हर समय चैलेंजिंग होता है। मैं प्रोफेशनल हिस्टोरियन, हिंदी साहित्य और इतिहास दोनों पे काम करता हूँ, और मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन आधा लॉयर अपने आप को जरूर समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि सारे लॉयर्स आधा हिस्टोरियन होते हैं, क्योंकि उनको फैक्ट्स पे आर्ग्यू करना पड़ता है, बहस करना पड़ता है। सेम काम हमें भी करना पड़ता है। तो हर हिस्टोरियन आधा लॉयर है, हर लॉयर आधा हिस्टोरियन है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमारे काम को थोड़ा मुश्किल कर दिया है। कथा कहानी, तरह तरह की लीलाएं होती है, तो थोड़ा मुश्किल है। लॉयर नहीं हूं, लेकिन इस प्रोफेशन के साथ मेरा एक गहरा रिश्ता है। रिश्ता यह है कि मैंने जो पीएचडी की है वो लेजेंडरी बैरिस्टर, 1936 में उनका डेथ हो गया। ही वॉज फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, गांधी, काशी प्रसाद जायसवाल, बड़े नाम थे। लेकिन लॉ से ज़्यादा वो हिस्टोरियन के रूप में फेमस हुए। आप सर्च करें गूगल पे, हिंदू पॉलिटी उनकी चर्चित किताब है। 6 किताब में उनके प्रकाशित कर चुका हूं। तो एक तो रिश्ता ये है। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब भी वो तथ्यों के साथ खड़ा होता है तो सत्ता से टकराता है। और मैं समझता हूं कि आज मैं कुछ निकाल के लाया था। डॉक्टर अंबेडकर वकील और जजों के बीच जब बात करते थे तो क्या बोलते थे, और लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या भाषण दिया। तो हर समय वो सत्ता से टकराता है। और देखिए, जितने सारे नेशनल मूवमेंट के लीडर हैं, मैक्सिमम बैरिस्टर वकील हैं। गांधी, नेहरू, काशी प्रसाद जायसवाल, अंबेडकर, तमाम आप नाम ले लो। तो इस देश को आज़ाद कराने में वकीलों की तो बड़ी भूमिका रही है। आजकल क्या है पता नहीं मुझे। तो ये है। दूसरा, मैं एक्टिविस्ट भी हूं, तो बहुत सारे केसेस मेरे ऊपर होते रहते हैं। तो इतने सारे वकील मेरे दोस्त हैं, मेरे टीचर से ज़्यादा वकील दोस्त हैं। अभी यहाँ राहुल बैठा भी होगा, परमानेंट वकील है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। और सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हर जगह मेरे केसेस लगे रहते हैं। और मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं प्रोसीडिंग सुनता हूँ जाकर कई बार, कि जिसको आप लोअर जुडिशरी कहते हैं ना, मैं उसको कुछ नहीं, जुडिशरी ही कहता हूँ। और बहुत सारे यहाँ के एडवोकेट्स और जजेस इतने बेहतरीन हैं कि बड़े बड़े कोर्ट के जजों से ज्यादा बेहतरीन है। तो अपने लिए तो ताली बजा लो महाराज। ऐसे मैंने देखे हैं केसेस। तो हमारे बहुत दोस्त हैं, केस वगैरह होते रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन आजकल जहां मैं जाता हूं, बड़ी बड़ी मूर्तियों की बात होती है, इमारत की बात होती है, स्मारक की बात होती है। तो जितनी बड़ी मूर्ति बनता है तो मैं डर जाता हूं। बाबा साहब के 3 गुरु थे, बुद्ध, फूले, बुद्ध, कबीर और फूले। मैं चुनौती दे रहा हूं, जितने बड़े स्कॉलर हैं, जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, जितने बड़े रिसर्चर हैं, वो कहीं से बता दे कि उन्होंने बुद्ध, कबीर और फूले की कितनी मूर्तियां लगवाई हैं। बाबा साहब जब मूर्ति लगती है मैं डर जाता हूं कहीं उनके
नींव में उनके विचारों को तो नहीं दफन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मूर्ति लग सकती है, लेकिन एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट भी आ सकता है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट भी आ सकता है उसी कोर्ट प्रेमाइस से। और ऐसे एक दो नहीं, कई दृष्टांत हैं कि कई बार अंतरात्मा की आवाज से जजमेंट लिखे जाते हैं। आई एम नॉट नेमिंग एनीवन। कई बार ईश्वर दिव्य ज्ञान से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजते हैं कि इससे जजमेंट लिखना है। इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? नो, नहीं है। तो इसलिए मूर्ति नहीं, बाबा साहब तो विचारों और किताबों में है। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोला था, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज खोले थे, पत्रिकाएं निकाली थी, भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस खोले थे। उनका पहला ही मंत्र है एजुकेट। किसी नेता, किसी बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा होते हैं अंबेडकर जयंती पर। आप जानते हैं बाबा साहब ने 3 तरह के फंड लिए थे। एक इमारत फंड, क्योंकि अस्पृश्यों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो बॉम्बे में इमारत बनाने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए, और तीसरा जनता अखबार के लिए। और एक एक पाई का हिसाब में किताब बना रहा हूं कि दलित राजनीति और चंदे का खेल। एक एक पैसे का वो हिसाब देते थे। पाई मैं कह रहा हूं, रुपीज नहीं, पाई। आज कहीं ऐसा लीडर आपको मिलेगा? वो कर्जदार, जब डेथ हुआ, परिनिर्वाण हुआ, बाबा साहब कर्जदार थे और उनके नाम पे सब काम हो रहा है, उनके विचारों पे काम नहीं हो रहा है। तो बाबा साहब को सर के बल खड़ा कर दिया गया है। ये बात समझिए। जितने पैसा इकट्ठा होता, बाबा साहब का विजन क्या था? प्रबुद्ध भारत, एनलाइटन इंडिया। तो एनलाइटन कैसे बनेगा? वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से बनेगा। किसी डिस्कोर्स में, और खास तौर से जो बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करते हैं और जो काम करते हैं, उनके डिस्कोर्स में प्रबुद्ध भारत की क्या योजना है, उनके मैनिफेस्टो में जाकर एक बार तलाशिए। मैं ठीक है, सिंबोलिज्म इज ऑल राइट, क्योंकि सब लोग मोटी किताब नहीं पढ़ सकते, लेकिन सिर्फ सिंबोलिज्म नहीं। बाबा साहब 2.25 लाख रुपया इकट्ठा किए थे इमारत फंड के लिए, उसमें से 1,11,000 उनके सवर्ण दोस्तों ने दी थी। 2000 बच्चे पढ़ रहे थे जब सिद्धार्थ कॉलेज में, तो उसमें से दलित मात्र 166 बच्चे पढ़ रहे थे। वो तो इसलिए मेरी समझ ये है, और मैं कुछ मटेरियल लाया था, लेकिन अब कोई टाइम नहीं है इसलिए बोलूंगा नहीं। लेकिन लॉ फैकल्टी में जो उन्होंने बोला था, बिकॉज आप में से ज्यादातर सीएलसी से पढ़े होंगे और मैं वहीं रहता हूँ हिंदू कॉलेज कैंपस में, तो मेरे से भावना लोगों की आहत हो जाती है, लेकिन मैंने ठेका नहीं लिया है किसी के भावना का, और अन लूंगा। अभी एक फिल्म आई है, उसका नाम है फूले, ज्योतिबा फूले, और उस पर अब क्या हो रहा है आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने 1942 में फिल्म इंडिया को इंटरव्यू दिया था। पहली फिल्म बनी थी फूले को 1954 में। 31 जनवरी 1954 को आचार्य चित्र ने फिल्म बनाई थी, जिसका उद्घाटन भाषण बाबा साहब ने दिया था। कल मैंने सुना लॉ फैकल्टी में कि स्टूडेंट्स वक्त जो बिल है 2025 उस पर चर्चा कर रहे थे और क्लास में पुलिस चली। यह प्रबुद्ध भारत है क्या? कैंपसेस में ऐसी पुलिस एंटर कर सकती है? आप लोग सब छात्र रहे हैं, मैं भी रहा हूं। जब लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं उस पर, वहां पे थानेदार का क्या काम है और किसने परमिशन दिया? ये सवाल आप लोग भी पूछिए, क्योंकि मैंने पहले कहा केवल इतिहास सवाल अब तर्क पे आधारित है, और जब भी इतिहास इन दो पहलुओं पे, कसौटियों पे जब खड़ा होता है, तो हर समय सत्ता से टकराता है, सत्ता चाहे जिसकी भी हो। एक वकील का काम, एक एकेडमिशियन का काम, एक जर्नलिस्ट का काम
सरकार और सत्ता की चाटुकारिता करना नहीं होता है। इफ यू आर अ ट्रू लॉयर, इफ यू आर अ ट्रू एकेडमिशियन, उसकी चाटुकारिता करना, उसके समक्ष खड़ा होना, उससे सवाल पूछना होता है, तब आप लॉयर हैं, तब हम एकेडमिशियन हैं। और जाहिर है कि जो रिजीम है उसमें इसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तो हम लोग छोटा मोटा कॉस्ट नहीं पे कर सकते हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन रिपब्लिक से इतना सब कुछ हमको मिला, तो आजकल वकील भी डर के मारे नहीं बोल रहा है, बहुत सारे जजेस भी नहीं बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी को पूरी छावनी बना दी गई है। अब घुस के दिखाओ जरा लॉ फैकल्टी में, आप हर जगह बैरिकेडिंग है। ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? ऐसा नहीं कि ये सवाल अब उठा रहे हैं, जब ये सरकार नहीं थी तब भी हमारे सवाल उस समय भी उठ रहे थे, क्योंकि हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं, हमको वाइस चांसलर नहीं बनना है, हमको प्रिंसिपल नहीं बनना है, हमको आपसे टिकट नहीं मांगना है। सब लोग टिकट ही मांगेगा तो ये कान पकड़ के सीधा कौन करेगा? तो चलते चलते, वैसे मैं लाया था एक डिस्ट्रिक्ट, कभी लंबी चर्चा करेंगे, पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी में एक डॉक्टर अंबेडकर का लेक्चर हुआ था, जिसमें जजेस और वकील थे। वो लेक्चर आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि एक डेमोक्रेसी के चलाने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। वो पूरा लेक्चर था, तो नहीं खाली पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, रेफरेंस आप जरूर देख लीजिएगा। इंग्लिश का वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज नंबर 480, हिंदी का वॉल्यूम 40 में होगा शायद, नहीं वॉल्यूम 37 में है, और पेज नंबर 447 से लेकर 459 तक है। देखिए वकील की तरह मैं भी लेके आ रहा हूँ फाइल, भाई वकील साहब के पास बोलना है तो फैक्ट लेके चलो, तो इसको पढ़िएगा। लेकिन एक भाषण और है कोर्ट में ही कि वकालत के पेशे में नीति के मार्ग से चलना चाहिए। वकालत के पेशे में नीति के मार्ग, अम्बेडकर का भाषण है कोर्ट में। अब कैसे चलना है मैं तो कोई उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन ये डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे। तो अम्बेडकर जयंती पर उनके विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाना ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मूर्तियां स्मारक तो बनते रहेंगे, मूर्ति बनती है तो टूट भी जाती है, लोग तोड़ भी देते हैं, अब तोड़े भी जा रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला सुना के मैं बात अपनी खत्म करता हूं कि मास्टर लोगों को बोलने की बहुत आदत होती है। तो ये आप जरूर पढ़िएगा, उनका टाइटल है मनु और याज्ञवल्क्य के दैवी कानून के कारण, डिवाइन लॉ के कारण हिंदू समाज कभी अपना सुधार नहीं कर सका। आज क्या अंबेडकर होते, ये सवाल उठाना चाहिए। तो जिस तरह लॉ फैकल्टी में अंबेडकर साहब ने बीएचयू में भी 2 भाषण दिए थे, अगर आज होते अंबेडकर तो लॉ फैकल्टी में जाके क्या ये लेक्चर दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। तो हम गले में माला और विचारों पर ताला। आजकल तो वैसे लोग भी अंबेडकर जयंती मना रहे हैं जो दिन रात ये सोचते हैं कि अंबेडकर के विचारों को कैसे दफन कर दिया जाए। वैसे लोग भी, क्योंकि वोट की ताकत है, वही कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है, वी द पीपल, वही ताकत है। तो उन्होंने जो कहा था मैं पढ़ ही देता हूं कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें इतनी क्रांतियां हुई हैं जितनी भारत में हुई। कि जब पोप को लोग धक्का देकर साइड कर रहा था, गिरजाघर में बैठा दिया, उसके पहले यहां पे सेकुलर और धर्म सापेक्ष दोनों तरह के कानून थे। कौटिल्य भी थे, कौटिल्य सेकुलर लॉ, लेकिन मनु और याज्ञवल्क्य के कारण जो है हिंदू समाज अपरिवर्तनशील इसका स्वरूप बना रहा है। लॉ फैकल्टी में भाषण आज बोल सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कभी आएंगे तो और, लेकिन मैं जरूर आपको कहूँगा ये अच्छा है, बेहतरीन है कि आप लोग अच्छे लॉयर यहाँ भी हैं, जजेस भी हैं, बड़े सारे जजेस को मैंने देखा है। तो जब रिटायर हो जाते हैं तब मंच पे आते हैं, तब हम लोग हिसाब किताब चुकता कर लेते हैं। शुक्रिया।